प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी ये सोर्स वन डिस्कस कर चुके हैं। मैंने पहले ये सोर्स एक्सप्लेन कर लिया था ताकि वो जो टेक्स्ट है उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। तो विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 13 दिसंबर 1946 में ये हमने जो पढ़ा था, वी आर नॉट गोइंग जस्ट टू कॉपी, इसमें हमने पढ़ लिया था कि इस दिन पर जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो असेंबली के सामने प्रेजेंट किया था। इट वाज अ वेरी मोमेंटस रेजोल्यूशन जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आइडियल्स को डिफाइन किया था कि व्हाट इज द बेसिक फ्रेमवर्क जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ओके और इसमें एक चीज़ बहुत क्लियर थी, तीन चीज़ें बहुत क्लियर थी। फर्स्ट दैट इंडिया वुड बी इंडिपेंडेंट, सोवरेन एंड रिपब्लिक। इंडिपेंडेंट मतलब वो फ्री रहेगा, किसी और के उससे रूल नहीं करेगा। सोवरेन मतलब इट विल सेल्फ रूल इटसेल्फ, वो अपने डिसीजंस खुद लेगा, कोई भी थर्ड पार्टी या आउटसाइड बॉडी का उसके डिसीजन के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। एंड इट वुड बी रिपब्लिक मतलब जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा वो इलेक्टेड होगा। ओके सेकंड जो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद पता चला था कि कॉन्स्टिट्यूशन एक और चीज़ वो करेगा कि इट विल गारंटी इट्स सिटीजंस जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। And the third is adequate safeguards shall be provided for minorities, backward and tribal areas, and depressed and other backward classes, etc. तो ये तीन चीज़ें इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद क्लियर हो चुकी थी कि इंडिया वुड बी इंडिपेंडेंट, सोवरेन एंड रिपब्लिक, citizens will have justice, equality and freedom, and adequate safeguards shall be provided for the minorities, etc. other communities. ये तीनों चीज़ें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में हाईलाइट की गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन विल अपहोल्ड दीज थ्री विदाउट फेल। ठीक है, इस पूरे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद हम देख सकते हैं, मतलब ये कहा गया है कि पूरे इंडिया में ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, ऑल ऑफ दिस वाज एन एक्सपेरिमेंट बिकॉज समथिंग एट दिस इतनी बड़ी स्केल पर कुछ ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा था। एंड इट वाज नो लेस देन एन एक्सपेरिमेंट रिस्क, बट ड्यू टू द फोरसाइटेडनेस ऑफ आवर लीडर्स, द हार्ड वर्क ऑफ ऑल द पीपल ऑफ दैट टाइम country, it was a big success. So that's a big and momentous thing, historic thing that we have overcome that and we have established ourselves as a successful democracy, in fact the largest democracy in the world. ठीक है, नेहरू की जो स्पीच थी इसमें बहुत केयरफुल स्क्रूटिनी, क्रिटिसिज्म भी मिले थे। और इसमें क्या कहना चाह रहे थे नेहरू? इसमें यही कहना चाह रहे थे कि अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसे देखा जाएगा। और इसमें नेहरू यही कह रहे थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ प्रेजेंट का डॉक्यूमेंट नहीं होगा, ये डॉक्यूमेंट करेगा उस लंबे स्ट्रगल को जो इंडियंस ने लिबर्टी एंड फ्रीडम के लिए लड़ाई, द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। ये सभी चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट की जाएगी इन द डॉक्यूमेंट। ओके और नेहरू यही कह रहे थे कि इट वाज अ ब्लूप्रिंट, दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अ ब्लूप्रिंट ऑफ हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी मेड। उन्होंने यही कहा कि इन रेवोल्यूशन से, अमेरिकन रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन या सोवियत सिस्टम जो है, इनसे हम मैकेनिकल और टेक्निकल चीज़ें बोरो करेंगे, बट उनके सक्सेस से सीखेंगे, उनके फेलियर्स को अवॉइड करेंगे, लेकिन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा, यूनिक होगा। Okay, and he also suggested that what form of democracy would be adopted, it was still to be discussed upon, still to be decided upon through the deliberations that would happen in the next years, coming years for the constitution. ठीक है, and he stressed कि we are not going just to copy, हम सिर्फ इन रेवोल्यूशन से कॉपी नहीं करेंगे, we will read them, we will understand them, and फिर we will try and apply it on the Indian model, we will arrange it, adjust it. So what will be given to India, the constitution would be unique to India. Okay, and he also said कि जो भी constitution हम बनाएंगे, the most important thing was to fit for the document to fit with the temper of the people, to be acceptable to the people in common. So in many of his speeches हम देख सकते हैं कि उन्होंने इंडियंस को, द पीपल, द होल को उन्होंने आगे रखा है। एंड he is always seen saying, he could always be seen saying that it is right if it is acceptable by the people. Okay,
तो ये था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने ये स्पीच दी थी। ना द बिल ऑफ द पीपल, देखिए एक कम्युनिस्ट मेंबर थे सोमनाथ लहिरी, एंड वो ऐसा मानते थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर अभी भी ब्रिटिशर्स का इफेक्ट था। ओके, वो अभी भी सोच रहे थे कि वी द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज नॉट वर्किंग फ्रीली, ओके, इट इज़ वर्किंग अंडर द डोमिनेंस ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है, तो ये जो था सोमनाथ लहिरी ने काफ़ी एम्फिसाइज किया था इस चीज़ के ऊपर कि ब्रिटिशर्स से फ्री होंगे तभी हम ट्रूली कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, 1946-47 की विंटर्स में असेंबली ने यही करा था कि ब्रिटिशर्स आर स्टिल इन इंडिया, हम उनके कहने से उनके इसमें कर रहे हैं। एंड नेहरू ने भी ये चीज़ मानी थी, उन्होंने ये चीज़ मानी थी कि हम जितना भी ऑपरेट कर रहे हैं इट इज़ अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द वाइसरॉय एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लंदन। तो लहिरी ने यही बोला कि सोमनाथ लहिरी को यही लगता था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बना के हम एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो ब्रिटिश मेड है, एंड हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में वही कर रहे हैं जो ब्रिटिशर्स जिस तरीके से करना चाहते थे। दिस वाज लहिरीज पॉइंट, सोमनाथ लहिरीज पॉइंट ऑफ व्यू, दैट वी आर थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वी आर वर्किंग द ब्रिटिश प्लान्स एज द ब्रिटिश शुड लाइक इट टू बी वर्कड आउट। और गांधी जी ने इस चीज़ को अग्री किया था, गांधी जी ने बोला था कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड हैव अ हैंड इन इट्स बर्थ। ठीक है, उसके बहुत सारे वो थे कि हाँ वो था कि ब्रिटिशर्स का है कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग में, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस है। बट नेहरू एम्फसाइज दैट बट वी शुड नॉट इग्नोर दिस, कि हमारी असेंबली जो स्ट्रेंथ जैसे लेती है वो नॉट द गवर्नमेंट, इट इज़ द पीपल। ओके, बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे नेहरू ने की है कि गवर्नमेंट डू नॉट कम इनटू बीइंग बाय स्टेट पेपर्स। गवर्नमेंट सिर्फ पेपर पे लिख दिया कि ओके आज गवर्नमेंट बन जाएगी, स्टेट है, नो, दिस इज नॉट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ पीपल, जो लोग चाहते हैं, द मेजोरिटी, द मैसेज, दैट इज द गवर्नमेंट। और वो यही कह रहे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नेहरू यही कहने की कोशिश करे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भले ही इसमें ब्रिटिशर्स का हाथ है, इन्फ्लुएंस है, डोमिनेंस है, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि विल ऑफ द पीपल को इग्नोर ना किया जाए। इट इज़ द पीपल दैट हैव टू बी केप्ट इन माइंड while making the constitution, and that is the source जहाँ से असेंबली अपनी स्ट्रेंथ डिराइव कर रही है, जहाँ जिसके बेसिस पर असेंबली के सारे डेलिब्रेशन डिस्कशंस एंड डिबेट्स हो रही हैं। ओके, एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was to expected to express the aspirations of the people, जिन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए इतनी मेहनत की थी, उसका डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस जैसे आइडियल्स को, इसको वो लोग सोशल स्ट्रगल्स के साथ इंडिया में जितने भी इंडिपेंडेंस के लिए नेशनल मूवमेंट स्ट्रगल के साथ एसोसिएट करके, दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, टू वर्क फॉर द पीपल, टू रिप्रेजेंट द पीपल। ओके, और इसमें बहुत सारे हमें एनश्राइंड आइडियल्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी जैसे कि सोशल ईविल जो था इंडिया में, उसको टू गेट अवे विद दोज ईविल्स, विमेन इक्वालिटी, अनटचेबिलिटी, इन सब चीज़ों को गेट अवे करने का काम भी था कॉन्स्टिट्यूशन का, कि इन सोशल ईवल से इंडिया को छुटकारा मिल जाए। सो ये अपने आप में कि बहुत ही मोमेंटस चीज़ थी, एंड दिस Constituent Assembly and the Constitution was like a legacy to the freedom movement that has been fought by the Indians. Okay, in fact, as a demand for representation grew, the British had been forced to introduce a series of constitutional reforms. देखिए, शुरू से हम काफ़ी सालों से देखते आ रहे, एग्जाम्पल देख सके ज्योतिबा फुले इन महाराष्ट्र, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने बहुत लंबे समय से सोशल रिफॉर्म्स की तरफ प्रेस किया है कि सोशल रिफॉर्म्स आर नीडेड। तो उस डिमांड को क्योंकि इतना प्रेशर उनके ऊपर बढ़ गया था कि ब्रिटिशर्स काफ़ी रिफॉर्म्स लाए हैं। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया था, 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया था, 1909 में एक और एक्ट पास किया गया था। तो ये सारे जो एक्ट्स थे, दे वर इन द फेवर ऑफ द इंडियंस। ठीक है, जैसे कि 1935 में एक्ट पास किया गया था कि ओके, the Indians were allowed to contest in elections.
So elections जब 1937 में हुए थे तब कांग्रेस came to power in 8 out of the 11 provinces which was a majority. 11 में से 8 provinces में कांग्रेस का आना है, इट्स क्लियर कट मेजोरिटी. तो ऐसे इन रिफॉर्म्स को देखते हुए ऐसे बहुत सारे चेंजेस लाए थे, ब्रिटिशर्स को भी एक्ट्स इंट्रोड्यूस करने पड़े थे. ओके और हमें ये देखने को मिलता है कि देयर इज नॉट अ ब्रेकेज, अनब्रोकन नहीं है, कंटिन्यूटी है अभी भी. जो 3 सालों में जो 3 साल कॉन्स्टिट्यूशन के बनाए गए थे, दे वर कंटिन्यूस. ऐसा नहीं था कि 3 साल में एक सेशन से दूसरे सेशन में कोई कंटिन्यूटी नहीं है. नो, देयर वाज नो ब्रेकेज. एक लिंक था तीनों सालों के हर सेशन में. ओके और जो भी जो भी एक्ट्स जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, ब्रिटिशर्स ने जो भी उन्होंने पास किए थे, दैट वर ड्यू टू द प्रेशर बाय इंडियंस. ओके एक चीज है कि एक चीज जो थी जो यूनानिमस जिसके ऊपर वोट था, दैट वाज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ठीक है, देखिए ये हुआ क्या था कि 1937 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें ओनली 10 to 15% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन वोटेड. ओके उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था. तो इसके बाद ये डिसाइड किया गया था कि जो भी होगा, हम जो भी आइडियल्स लेंगे, एक चीज पक्की है कि उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो होगा. ओके सो द विजन दैट नेहरू वाज ट्राइंग टू आउटलाइन ऑन 13 December 1946 was of the constitution of an independent sovereign republic of India.